आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ये हमारे चैप्टर नंबर 14 है और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 साइंस के अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अब चैप्टर तो बड़ा सिंपल है और बहुत छोटा भी है, लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो चैप्टर का नाम आप पढ़ो एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा कि चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी कि हम लोग अपने इस चैप्टर में पूरी तरीके से केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो आम भाषा में बिजली के बारे में बात करेंगे और वो बिजली क्या क्या कर सकता है, उसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट का मतलब कि वो क्या क्या कर सकता है, उससे क्या नुकसान है, उससे क्या फायदा है, वो किस तरीके से काम करता है ना, बिजली किस तरीके से काम करता है, इन सब चीजों के बारे में ही हम लोगों को डिस्कशन करना है अपने इस चैप्टर के अंदर। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं। अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक का नाम है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अच्छा, अब ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखने हैं। जैसे हम लोग ना अपने एवरीडे लाइफ में कई सारे ऐसे चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि बिजली से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल वायर, फॉर एग्जाम्पल बैटरी, बल्ब, स्विच, है ना। इन प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग डेली अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं। लेकिन साइंस कहता है ना कि भैया आपको यदि इस चैप्टर को समझना है ना तो हर चीज़ का ना साइंस में एक सिंबल होता है। तो उसी के बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग पहले बात करते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। In the symbols for the electric cell, there is a longer line and a shorter but thicker parallel line. अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से होता क्या है। खास करके इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों को वो चीज़ें के बारे में भी पढ़ना है जिस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग डेली अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं, जो कि बिजली से जुड़ा हुआ चीज़ है, बिजली से जुड़ा हुआ चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो बैटरी, वायर, बल्ब, स्विच, ये सब चीजें। तो साइंस कहता है ना कि आपको इन सब चीजों को बार बार ड्रॉ नहीं करना है। इनका क्या कर लो, एक सिंबल हम देते हैं, उसको अच्छी तरीके से याद कर लो और यदि वो कहीं पे बना दोगे तो उसका मतलब समझा जाएगा कि ये सिंबल बैटरी का है या फिर किसी और चीज का है। जैसे यहाँ पे पहला हमारा है इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, एक बैटरी। ठीक, इलेक्ट्रिक सेल का मतलब हो गया एक बैटरी। जब आप बहुत सारे बैटरी को जोड़ दोगे तो फिर वो हमारा बनता है बैटरी। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक बैटरी केबल। तो उसके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग पहले बात करते हैं। ये वाला चार्ट आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा। एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो आपके पास जो भी बुक है उसमें भी ये चीज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप पहले पिक्चर को देख लो फिर क्या लिखा हुआ उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखो, एक आपको इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा है। इलेक्ट्रिक सेल का मतलब केवल एक बैटरी, केवल एक बैटरी। ठीक है। अब साइंस कहता है ना कि आपको बार बार ये बैटरी का पिक्चर नहीं बनाना है, आप इसके बदले में ये वाला सिंबल बना दो, काम चल जाएगा। उसके बगल में आप देखो सिंबल भी होगा, है ना। तो इसमें देखोगे आप, एक पतला सा लंबा लाइन है, उसके बाद एक छोटा सा है लेकिन मोटा लाइन है। तो ये हमारा सिंबल होता है किसका, एक सेल का, यानी कि एक बैटरी का। तो यदि कहीं पर आप ये सिंबल बना दोगे तो ऐसा समझा जाएगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एक बैटरी के बारे में केवल बात कर रहे हैं, केवल एक बैटरी के बारे में। एक बैटरी को हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, ये समझ आया। अब इसके बारे में लिखा हुआ क्या था, देखो, इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल देयर इज अ लॉन्गर लाइन। सही बात है, एक लंबा वाला लाइन है, एंड अ शॉर्टर, और दूसरा क्या है, एक छोटा वाला भी है, बट थिकर पैरेलल लाइन, यानी कि दोनों हमारे क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, बिल्कुल सीधा खड़ा होगा एक दूसरे के सामने। ठीक है, तो ये वाला हमारा सिंबल होगा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो, किसी भी बैटरी में आप देखोगे तो एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है, यानी कि एक तरफ प्लस का साइन होता है तो एक तरफ माइनस का साइन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने उसमें भी देख सकते हो, आपके बुक में भी होगा। एक बैटरी देख लो आप, जैसे हमारे सामने भी एक बैटरी है।
तो उस बैटरी में आप देखो ऊपर में या फिर कहीं पे भी आप देख लो बैटरी होगा, एक तरफ पॉजिटिव बना होगा प्लस का साइन और एक तरफ नेगेटिव बना होगा माइनस का साइन। तो हर बैटरी में ये दो चीज होगा ही होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि अब आइए अपने पिक्चर पे दोबारा वापस, इसमें क्या लिखा हुआ है पहले आप उसको समझो। लिखा हुआ है द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ये देखो, ये जो लंबा वाला लाइन आप देख रहे हो सिंबल में, ये लंबा वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव को, यानी कि पॉजिटिव हमारा इधर होगा, ठीक है। एंड थीकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल, और जो छोटा वाला लाइन है हमारा, जो थोड़ा सा देखने में मोटा भी लग रहा है, वो हमारा कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि माइनस वाला चीज। समझा है बात? तो ये बड़ा वाला पॉजिटिव हो गया और ये छोटा वाला नेगेटिव हो गया। जैसे बैटरी में होता है ना एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, वैसे ही हमारे सिंबल में भी बड़ा वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और छोटा वाला नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। अब एक वायर का भी तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने, आप देखो अपने घरों में कितना सारा चीज आपका जलता है, आपका बल्ब है, मरकरी है, टीवी है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर है ना, पंखा, बहुत कुछ है। तो उसको आप किससे कनेक्ट किए हुए हैं? एक वायर से। अब वायर को हम लोग कैसे दिखाते हैं वो देखना हो तो आप आ जाओ इस पिक्चर के सबसे नीचे। वायर को देखो, ये है आपका एक वायर, और वायर का सिंबल क्या है? सिंपल सा एक लाइन। तो यदि कहीं पे आप एक लाइन बना दोगे साइंस में तो उसका मतलब क्या समझा जाएगा? ये क्या है? एक वायर है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा वायर के बारे में। उसके बाद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। सही बात भी है, यदि आपको एक बैटरी से तार को जोड़ना है, आपके पास मान लो एक बैटरी है, उस बैटरी को क्या करना है? तार से जोड़ना है। तो वैसी बात है, एक तार आप जोड़ोगे पॉजिटिव की तरफ और एक तार आप जोड़ोगे नेगेटिव की तरफ, तभी तो कोई बल्ब जलेगा। आपने बचपन में कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, या फिर आपके स्कूल में कुछ बनाने के लिए मिला होगा जिसमें आपने क्या किया होगा? एक बैटरी खरीदा होगा, एक वायर खरीदा होगा छोटा सा, या फिर वायर तो घर में भी मिल जाता है, और एक छोटा सा बल्ब खरीदा होगा आपने दुकान से, और उसको आपने क्या किया होगा? उस वायर को बैटरी से जोड़ के बल्ब को जलाया होगा, तो जला होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, यानी कि जब आपको बैटरी से वायर को जोड़ना है तो एक वायर को आप जोड़ते हो पॉजिटिव की तरफ और एक नेगेटिव की तरफ, तभी जाके हमारा बल्ब जलता है। आगे अब आ जाओ बैटरी के बारे में बात करते हैं। बैटरी क्या होता है? ऊपर में आपने जो देखा वो क्या था? हमारा इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि एक बैटरी को हम लोग केवल बोलते हैं सेल, इलेक्ट्रिक सेल। लेकिन जब बहुत सारे बैटरी को आप जोड़ दोगे तो फिर वो हमारा कहलाता है बैटरी, ठीक है। तो अब देखो बैटरी का डेफिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल को यदि आप जोड़ देते हो, एक साथ कंबाइन कर देते हो, मिला देते हो, तो हमारा फिर कहलाता है बैटरी, ठीक है। अब आइए आप यहाँ पे इस वाले पिक्चर को जरा देखो ध्यान से, बैटरी का। क्या इसमें आपको दो बैटरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब बताओ, क्या अब आप इसको सेल बोलेंगे या फिर अब आप इसको बैटरी बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। अब ऊपर में जो था ना हमारा, वो सेल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही था केवल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सेल। लेकिन अब इस वाले पिक्चर में हमारा क्या हो गया? दो बैटरी आपस में जुड़ गए, यानी कि दो इलेक्ट्रिक सेल जुड़ गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बैटरी कहला जाएगा, ठीक है। अब बैटरी का सिंबल भी कैसा होगा? देख लो बगल में लिखा हुआ है, समझना है बात? तो यहाँ पे एक बड़ा वाला लाइन, एक छोटा वाला लाइन, ये हो गया हमारा एक सेल के लिए। चूंकि यहाँ पे दो है तो एक और बनाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे हो गया हमारा दो। समझ में आया बात? इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेज, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरी। बहुत सारे चीज़ों में आपने देखा होगा बैटरी का इस्तेमाल होते हुए, खिलौना है ना, फिर से आपने टीवी का रिमोट देखा होगा, यानी कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, टॉर्च वगैरह, जहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद इन दी बल्ब देयर इज अ थीन वायर कॉल्ड द फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। अच्छा, पहले के ज़माने में ना वो 15 रुपये का बल्ब आता था, पीला वाला, येलो कलर का। उसमें आपने देखा होगा कि अंदर में ना एक वायर जुड़ा हुआ रहता है, और वो वायर को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट। तब जब आप करंट पास करते थे तो करंट पास होने से वो हमारा फिलामेंट जलता था और बल्ब हमारा ग्लो करता था।
तो पहले के टाइम पे एक बल्ब आता था जो कि 15 रुपए के आसपास का मिलता था, वो येलो लाइट प्रोड्यूस करता था। तो वो जो पहले के टाइम पे 15 रुपए का एक बल्ब आता था, उस बल्ब से येलो लाइट निकलता था, और उसमें यदि आप गौर से देखोगे ना तो ऊपर में एक वायर लपेटा हुआ रहता है, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो जब वो चमकता था ना तो उसी से लाइट हमारे पूरे रूम में फैलता था। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा? हाँ, टंगस्टन अलग चीज़ है, फिलामेंट अलग चीज़ है, लेकिन वो जो वायर होता है वो उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि इन द बल्ब देयर इज अ थीन वायर कॉल्ड द फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। यानी कि उस वायर से, जिसको हमने फिलामेंट बोला, उससे जब इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास करता था तो वो ग्लो करता था। ग्लो मतलब चमकता था, इतना ज़्यादा चमकता था कि वो हमारे पूरे रूम को रोशनी से भर देता था। ठीक है, ये चीज़ होता था। When the bulb gets fused, its filament is broken। और याद करिए, वो 15 रुपए वाला बल्ब फ्यूज भी बहुत जल्दी होता था। क्यों? क्योंकि वो वायर जो लपेटा हुआ रहता है ना, वो वायर बहुत ही नाजुक रहता है। हल्का सा भी उसमें चोट आएगा ना, या फिर ज़्यादा जोर से उसको आप पटक दोगे तो वो टूट जाता था। तो वो जल्दी हमारा वो वायर टूटने की वजह से हम लोग क्या बोलते थे कि बल्ब हमारा क्या हो गया? फ्यूज हो गया। असल में फ्यूज होने का मतलब है कि वो वायर ही टूट जाता था कहीं ना कहीं से। तो ये चीज़ हमारा उस समय पे उस वाले बल्ब में होता था। अब वो वाला बल्ब तो मार्केट में बहुत कम दिखता है, ना के बराबर दिखता है। थोड़ा बहुत यदि कहीं पर आपको दिखेगा तो वो वहाँ पे दिख जाएगा जहाँ पे समोसा वगैरह बनता है ना, तो वो अपने अंदर वो काउंटर के अंदर रखते हैं ताकि समोसा गर्म रहे। वो हिसाब आपने देखा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया हमारा। तो यहाँ पे कुछ और भी सिंबल है, उसको आप देख सकते हो। जैसे वायर का ये हमारा सिंगल लाइन हो गया। फिर से बैटरी का आपने देख लिया, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सेल जोड़ देंगे तो हमारा बैटरी बन जाएगा। फिर उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे स्विच यदि ऑफ रहेगा तो उसका सिंबल इस तरीके से बना हुआ रहेगा, और यदि स्विच ऑन है तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से बना हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। और इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, और सबसे टॉप में इलेक्ट्रिक सेल का तो आपने देख ही लिया। ठीक ना? तो इस तरीके से हम लोग साइंस में कुछ कुछ कंपोनेंट का जो है वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं ताकि साइंस अच्छी तरीके से हम लोग समझ सके। अब हर बार आप कितना पिक्चर ड्रॉ करोगे, है ना, टाइम लगेगा। इसलिए साइंस में हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर के बदले में कुछ सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक ना? तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, या फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आप कह सकते हो। तो कुछ कुछ प्रकार के सिंबल्स हम लोगों ने देख लिया था, और आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए हम लोग अपने इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, कि आखिर ये होता क्या है। पहले इसको समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, लेकिन अब जो समझाने जा रहे हैं आप उसको अच्छी तरीके से समझिए। देखो, जब भी आप किसी चीज़ को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल टीवी, फॉर एग्जाम्पल फैन, फोन, कैमरा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर, कुछ भी चीज़ यदि आप लंबे समय तक चलाते हैं तो आपने गौर किया होगा वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है वो। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही है बात? अब कोई चीज़ में जल्दी हीट हो जाता है, कोई चीज़ हीट होने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं एग्जाम्पल, जैसे आप एक फ्रिज को ऑन करोगे ना तो उसको गर्म होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, 4-5 घंटा लग जाता है। वो तो होता भी नहीं जल्दी गर्म, है कि नहीं? लेकिन वही एग्जाम्पल यदि हम लोग ले एक हीटर का, जो कि आपके सामने भी पिक्चर होगा, ये वाला हीटर लगभग नॉर्मली घर में दिख जाता है। ये वाला हीटर को आपने कभी देखा है? जैसे ही आप ऑन करोगे 1 मिनट के अंदर ये इतना गर्म हो जाता है कि यदि आप उसके सामने बैठ जाओगे ना तो आपको वो गर्मी प्रोड्यूस कर देगा आपके बॉडी में, है ना? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता है, मतलब कि किसी भी ऐसी चीज़ को आप इस्तेमाल करते हो जिसमें कि बिजली का इस्तेमाल होता है, वैसे चीज़ों में आप चीज़ें गौर करोगे कि कुछ समय उसको इस्तेमाल करने के बाद वो गर्म हो जाता है। कभी आपने गौर किया है, जो हम लोग फ़ैन चलाते हैं अपने घरों में,
आप उसको 2-3 घंटे चलाओ, फिर उसका नीचे वाला पार्ट आप टच करना, देखना वो गर्म हो जाता है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ जब आप लंबे समय तक चलाते हो तो वो गर्म हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, उसको हीट कर दिया, करंट ने क्या किया, उसको हीट कर दिया। अब हाँ, ये सवाल आपका जरूर हो सकता है कि सर कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कि जल्दी हीट हो जाता है, कुछ चीज़ ऐसा होता है जो जल्दी हीट नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया हमने आपके सामने अभी वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, ये सब थोड़ा हीट होने में टाइम लगता है इसमें। लेकिन वही आप ये वाला हीटर के बारे में बात कर लो, या फिर जो रूम हीटर आता है हमारे जाड़े के टाइम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब देख लो, है ना। इंडक्शन हो गया, कितना जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अगला है हमारा इसमें एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या होता है समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग, all these contain a coil of wire, this coil of wire is called an element। जैसे आपने कभी गौर किया होगा, एक रूम हीटर का बात करो या फिर वैसे हीटर का बात करो जिसका हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे सामने जो ये पिक्चर है, ये खाना बनाने के लिए इस हीटर का इस्तेमाल होता है। एक रूम हीटर होता है जिसको हम लोग केवल जाड़े के टाइम में ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी में आपने एक चीज़ गौर किया है, इसमें ना लपेटा हुआ वायर होता है, तार होता है, इसी लपेटे हुए वायर को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। समझ में आ रही है बात। जैसे इस वाले हीटर को कभी आपने देखा होगा तो इसमें जो ये येलो कलर का जल रहा है, ये बेसिकली तार है। और कैसा तार है, लपेटा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कॉइल ऑफ वायर, यानी कि वायर है बेसिकली लपेटा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको और अच्छे से क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया, पहले ये बताइए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी भी चीज को लंबे समय तक आप चलाओगे, उसको करंट दोगे तो वो चलने के बाद गर्म हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एलिमेंट क्या देखा आपने, एलिमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप रूम हीटर जलाओ या फिर वैसा हीटर जलाओ जो कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे सामने है, इसमें जो तार होते हैं वो लपेटे हुए होते हैं, उसी तार को हम लोग कहते हैं एलिमेंट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। अब देखो, किसी भी वायर में हीट कितना प्रोड्यूस होगा, यानी कि किसी भी प्रकार के वायर में कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, वो कितना ज्यादा गर्म होगा, वो 3 बातों पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। पहला, वो वायर किस प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है, दूसरा उसका लंबाई क्या है, ध्यान रखिएगा, और तीसरा थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है कि वो वायर मोटा है कि पतला है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। जिस भी वायर का मटेरियल अच्छा होगा, यानी कि जो भी वायर अच्छे मटेरियल से मिलके बने होंगे, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक। अगला है हमारा लेंथ। वायर का लेंथ जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। भाई वायर यदि छोटा रहेगा तो हीट कम जनरेट करेगा, लेकिन वायर बड़ा रहेगा तो हीट वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगला हमारा है थिकनेस। यदि वायर हमारा पतला रहेगा तो हीट कम प्रोड्यूस करेगा, यदि वही वायर मोटा रहेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। समझ में पूरा बात। तो यदि आपसे कोई चलते फिरते भी पूछ ले कि बताइए हीट जो है किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो हीट 3 बातों पर डिपेंड करेगा। पहला, कि वो मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, दूसरा उस मटेरियल का यानी कि वो वायर किस चीज से बना है, ये पहला हो गया, कैसे प्रकार के मटेरियल से बना वो पहला हो गया, और उस वायर का लेंथ कितना है, छोटा है कि बड़ा है, और उसका थिकनेस यानी कि मोटाई कितना है। अच्छे मटेरियल से बना होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेंथ वायर का बड़ा होगा तो भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और यदि वो वायर मोटा होगा तो भी हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात आपको समझना है। 10 फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स और डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेसेस आर यूज्ड। इसी के वजह से आप देखोगे हर प्रकार के कंपोनेंट में वायर अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। कभी आप गौर करना, जो टीवी का वायर होगा उसका मोटाई अलग होगा, समझ रही है बात। उसके बाद फिर जो एक छोटा सा नॉर्मल पंखा का वायर होता है उसका वायर का मोटाई अलग होगा। आपके चार्जर, जो फ़ोन आप चार्ज करते हो, उसका मोटाई अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हर प्रकार के डिवाइस में वायर का जो ज़रूरत पड़ता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए वो अलग अलग पड़ता है, समझ रही है बात। जैसे कभी आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कभी आपने गौर किया है वॉशिंग मशीन का तार या फिर फ्रीज का तार या फिर मिक्सर का तार मोटा होता है, कभी गौर किया आपने?
क्यों मोटा होता है? क्योंकि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर, इन सब को चलाने के लिए हीट चाहिए ज़्यादा, और वो हीट ज़्यादा तभी मिल पाएगा जब आप वायर मोटा वाला इस्तेमाल करोगे तब। समझा रही बात? लेकिन वही आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, हमारा एक फैन जो कि हम लोग अपने घरों में चलाते हैं, वो फैन जो कि ऊपर टंगा रहता है छत पे, मतलब वो सीलिंग पे, वो वाला फैन हो गया हमारा। उसके बाद फिर आप चार्जर देख लो, चार्जर भी मोटा होता है लेकिन उतना भी मोटा नहीं जितना मोटा तार हमारा वॉशिंग मशीन, फ्रिज में इस्तेमाल होता है। तो पंखा का चार्जर, मोबाइल का चार्जर, इन सब का तार देखना कभी आप, बहुत पतला होता है। क्यों? क्योंकि इन सबको चलाने के लिए हीट ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, कम हीट भी दोगे तो भी हमारा काम कर देगा। इसीलिए कहने का मतलब है कि हर प्रकार के कंपोनेंट में आपको तार का जो मोटाई है वो अलग अलग नज़र इसलिए आता है क्योंकि उसको हीट का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जिसको हीट का जरूरत ज़्यादा पड़ेगा उसका वायर का मोटाई ज़्यादा होगा, जिसको हीट का जरूरत कम पड़ेगा उसके वायर का मोटाई कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, द वायर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम्स हॉट ऑन द अदर हैंड। अच्छा, एक बात और आपको बता देते हैं, जो वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, जो वायर हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को चलाने के लिए, वो उतना जल्दी भी गर्म नहीं होता है, ध्यान रखना। यदि वायर ही गर्म हो जाएगा मान लो, तब तो वायर में आग लग जाएगा ना। तो फिर गर्म होता क्या है? वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसको कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पंखा को चलाओगे तो पंखा गर्म होगा, वायर गर्म नहीं होगा। समझ रही बात? क्योंकि यदि वायर गर्म हो गया तो फिर पूरा घर में आग लग जाएगा। बस गर्म क्या होता है, जिस चीज को आप चला रहे हो वो चीज केवल गर्म होता है, ठीक ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट एंड दे आर इजिली विजिबल। और लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसके वायर इतना गर्म हो जाते हैं, इतना गर्म हो जाते हैं कि वो गर्माहट हमको दिखता भी है और महसूस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले रूम हीटर का आप देखो, वायर इतना गर्म हुआ है कि वो येलो दिख रहा है, और इतना गर्म होता है ये कि ये खाना भी हमारा बना देता है। यदि इसके ऊपर हम लोग चावल दाल बनाना चाहे तो रख के बनाते भी हम लोग अपने घरों में। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वायर ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वायर इतना गर्म हो जाता है कि आप उस पर रख के उस पर ऊपर खाना भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा ये वाला हीटर है ना। यदि हमारे पास कुछ और भी पिक्चर है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताते हैं, आपने घर में आयरन इस्तेमाल किया होगा कपड़े को आयरन करने के लिए, वो भी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना कई सारे वायर लपेटे हुए होते हैं। पिक्चर देखो आप, एनसीईआरटी बुक में भी होगा और हमारे सामने भी है। ये आयरन का अंदर वाला पार्ट है जिसमें आपको दिख रहा होगा साफ साफ, इसमें कई सारे वायर लपेटे हुए हैं। जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो करंट किसको मिलता है? आयरन को। और ये सारा का सारा वायर ग्लो करता है, जलने लगता है, जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और आपके कपड़े को अच्छे तरीके से आयरन ये कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने देखा होगा ये बल्ब वाला एग्जांपल, फिलामेंट वाला जो हमने कल एग्जांपल आपको बताया था, पिक्चर नहीं दिखाया था लेकिन आप देख लो आज। ये वाला बल्ब जो कि 15-20 रुपए का पहले मिलता था मार्केट में, जब इसको आप जलाते थे तो येलो लाइट निकलता था, याद करो, पूरा रूम पीला पीला हो जाता था। और यहाँ पे ऊपर में जो आप ये वायर चमकता हुआ देख रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। यही जब चमकता है, मतलब यही जब हीट होता है तो यही पूरे रूम को रोशनी से भर देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हो गए जो कि वायर इसका जब गर्म होगा तभी जाके ये रोशनी को प्रोड्यूस करेगा। अगला, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। यही इसी का एग्जांपल दे रहा है कि इस वाले का आप देखो, जो फिलामेंट है बेसिकली क्या है? तार है। ये इतना गर्म होता है, इतना गर्म हो जाता है कि पूरे रूम को ये अपने रोशनी से भर देता है। लेकिन वही किसी चीज का वायर जरा सा भी गर्म नहीं होता है तो वो नहीं चमकता है फिर, ठीक ना। आगे, इफ अ लार्ज करंट पासेस थ्रू अ वायर द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक। यानी कि किसी वायर से आप यदि बहुत ज्यादा करंट पास कर दोगे, किसी वायर से यदि बहुत ज्यादा करंट पास होने लगेगा तो वो वायर कई बार गल भी जाता है और उसमें आग लग जाता है। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि घर में अपने आप आग लग गया। वो अपने आप नहीं लगता है, घर में आपने लोकल कंपनी का या फिर लोकल वैरायटी का तार आपने क्या किया होगा? इस्तेमाल किया होगा,
और करंट ज़्यादा मिलने की वजह से वो पिघल के जल के घर में अपने आप आग लग गया। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी घर बनवाइए तो अच्छे कंपनी का एकदम अच्छा क्वालिटी का तार अपने घर में लगवाइए, ताकि कितना भी करंट पास हो जाए तो उसमें वो पिघले ना, जले ना। सुंदर ये बात, क्योंकि हमारे रूम के चारों तरफ वायर होता है, और भाई यदि चारों तरफ आग लग जाएगा तो फिर हम बचेंगे कैसे, है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कुछ ऐसे होते हैं जिसके वायर इतने नाजुक होते हैं कि हल्का सा भी करंट बेसी हुआ उसमें आग लग जाएगा, गल जाएगा। इसीलिए वायर हमेशा अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक डाउन ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास्ड थ्रू देम। यानी कि जो वायर बनाया जाता है वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनाया जाता है। इसीलिए कभी आप देखना, जो अच्छे मटेरियल से बने होंगे वायर, उसका दाम मार्केट में महंगा होगा, लेकिन जो वायर उतना अच्छा नहीं होगा, उतना अच्छे मटेरियल से नहीं बना होगा, वो सस्ता मिलता है। तो कुछ चीज़ों में ना हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल तार, वायर, इसमें यदि आप पैसा बचाने के लिए खराब कंपनी का या फिर खराब क्वालिटी का वायर लेकर आ गए तो आप सोचो कुछ पैसों की वजह से आपके फैमिली मेंबर का जान तक जा सकता है। तो वही चीज़ है। तो वायर जो है कई सारे प्रकार के चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को भी बर्दाश्त कर सके। लेकिन वही यदि खराब क्वालिटी का वायर होगा तो वो करंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो गल जाएगा, उसमें आग लग जाएगा, ठीक ना। दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। अब इसी प्रकार के वायर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने के लिए। फ्यूज कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में, आपके सामने भी पिक्चर होगा फ्यूज का, और यहाँ पे स्क्रीन के भी ऊपर है हमारे सामने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज का ये वाला आपने देखा होगा अपने घर। तो ये हमारा फ्यूज होता है, इसको बनाने के लिए भी वायर का ही इस्तेमाल होता है, ठीक ना। आगे, अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। अब देखो होता क्या, आपको ना पूरा कहानी बताते हैं। ये फ्यूज ना मार्केट में 30-40 रुपए का मिलता है बस, लेकिन ये फ्यूज आपके पूरे घर के इलेक्ट्रिकल चीज़ों को बचा देता है। कभी आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट, टीवी देख रहे हैं अचानक करंट बेसी हुआ, टीवी ब्लास्ट कर गया, है कि नहीं, ऐसा कभी आपने देखा होगा ना। तो ये फ्यूज यदि आप अपने घर में लगा लोगे, जहां उस बोर्ड में, जिस बोर्ड से पूरे आपके घर में बिजली जा रहा है, मेन स्विच बोर्ड में इसको लगाना होता है, वहां पे यदि आप इस फ्यूज को लगा दोगे तो करंट यदि अचानक बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा ना तो ये गल जाएगा बस, बाकी पूरा चीज़ आपका घर का बच जाएगा। लेकिन मान लो कि आपने अपने घर में इसको नहीं लगाया है तो करंट सीधा बढ़ेगा और सीधा आपके टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक पहुंचेगा और उसको नष्ट कर देगा, उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फ्यूज होता बड़ा सस्ता है, 40-50 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन ये आपके पूरे घर के इलेक्ट्रिकल वाले चीज़ों को बचा के रखता है। असल में करता क्या है, ये करंट यदि अचानक ज़्यादा हुआ तो ये खुद अपने आप को गला लेगा, पिघाल लेगा, जला लेगा, लेकिन सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ों को वो आपका सुरक्षित कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि घर में एक फ्यूज जरूर लगा के रखना चाहिए। अब तो थोड़ा अच्छा वाला भी फ्यूज आने लगा है, आपने नाम सुना होगा MCB, है ना। MCB क्या करता है, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। यदि करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अचानक घर में तो वो MCB अपने आप नीचे गिर जाता है, आपको करने का भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता था, इस वाले फ्यूज में, इसमें आग लग जाता था, ये जल जाता था, पिघल जाता था, तो संकट मतलब खतरा इसमें भी रहता था। लेकिन थोड़ा सा हमारा साइंस डेवलप हुआ, अच्छा हुआ, तो अब हमारे लोगों ने क्या बना दिया, MCB बना दिया। अब MCB क्या करता है, अचानक यदि करंट बढ़ेगा ना, वोल्टेज यदि बढ़ गया तो MCB अपने आप गिर जाता है। इससे क्या होता है, पूरे घर का आपका जितना भी चीज़ बिजली से जुड़ा हुआ चीज़ है वो सब सुरक्षित रहता है, कोई ब्लास्ट नहीं करता, कोई फ्यूज नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि MCB और ये जो फ्यूज है अच्छे क्वालिटी का लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर को आग लगने से बचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ खास लिखा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द निडल ऑफ अ कॉम्पस इज अ टीनी मैग्नेट विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कभी आप लोगों ने कॉम्पस को देखा है? कॉम्पस में ना एक निडल होता है, निडल मतलब एक सुई होता है बेसिकली। वो सुई नहीं है, वो असल में एक मैग्नेट होता है। आपको दिखेगा कि स्टील की तरह तो दिख रहा, नॉर्मल सा तो है, लेकिन वो
नॉर्मल स्टील नहीं है, वो असल में क्या है, एक मैग्नेट यानी कि एक चुंबक है। तो एक कॉम्पस के अंदर जो निडल होता है, जो सुई होता है, वो बेसिकली एक मैग्नेट होता है जो कि हमेशा आप देखोगे कॉम्पस में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही दिखा रहा होता है, यानी कि वो सुई का एक पार्ट ऊपर नॉर्थ में दिखाएगा और एक तरफ वो नीचे की ओर दिखाएगा। तो एक कॉम्पस का जो निडल होता है वो हमेशा एक मैग्नेट होता है और वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हमेशा बता रहा होता है, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ। उसके बाद लिखा हुआ कि व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। अब जरा आपने ये ना बचपन में क्या होगा, जब आप दो चुंबक को नजदीक लेकर जाते होंगे तो दो चीज होता होगा, या तो दोनों चुंबक आपस में चिपक जाता होगा या फिर दोनों दूसरे से दूर भागता होगा। वही चीज यहाँ पे भी है। अब एक कॉम्पस में जो निडल है हमारा, जो सुई है, वो भी तो चुंबक है ना। अब उसके बगल में आप एक चुंबक को लेकर जाओगे तो बताओ दोनों क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। डिफ्लेक्ट का मतलब वो सुई अपने आप हिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि सुई अपने आप में एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट आप हाथ में लेके उसके सामने जा रहे हो। तो कंपास के अंदर जो हमारा निडल यानी कि सुई होगा उसमें क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी कि वो हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि सुई भी अपने आप में एक मैग्नेट है और जिसको आप नजदीक लेकर जा रहे हो वो भी हमारा क्या है, एक मैग्नेट ही है। इसी के वजह से सुई में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। Also, compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. एक बात और है, यदि आप अपने उस कॉम्पस को एक वायर के बगल में लेकर जाओगे जिस वायर से करंट पास कर रहा होता है, उस समय भी वो उस कॉम्पस के अंदर जो निडल है सुई, उस समय भी उसमें वो डिफ्लेक्शन आता है, यानी कि उस समय भी वो हिलने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायर जो होता है ना, जिससे करंट पास कर रहा होता है, वो भी एक तरीके से मैग्नेट के तरह ही बिहेव करता है। समझना ये बात? तो अब जरा आपसे हम पूछते हैं दो बात। एक कॉम्पस का जो निडल है, यानी कि कॉम्पस के अंदर जो सुई है, जो कि हमेशा एक बार मैग्नेट छोड़ो, बेसिकली एक चुंबक होता है जो कि नॉर्थ और साउथ की तरफ दिखाता है। तो वो कब कब डिफ्लेक्ट करेगा? पहला तब जब उसके बगल में हम एक चुंबक लेकर जाएंगे तब वो डिफ्लेक्ट करेगा, यानी हिलने लगेगा। और दूसरा कब? जब उसके बगल से हम लोग एक वायर को गुजार देंगे, वायर को पास कर देंगे, लेकिन उस वायर से क्या पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। तो उस कॉम्पस का निडल जो है ना वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा, यानी कि वो हिलने लग जाएगा अपने आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट और लिखा हुआ है कि अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। यानी कि पहला ऐसा इंसान जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, इन्होंने हम लोगों को बताया कि जब आप एक कॉम्पस के बगल से करंट को पास करवाओगे वायर के थ्रू, तो उस कॉम्पस के निडल में क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि वो हिलने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस व्यक्ति ने हमको बताया कि जब हम एक वायर को लेकर जाएंगे कॉम्पस के बगल में तो कॉम्पस का निडल जो है वो डिफ्लेक्ट यानी कि हिलने लगेगा। ये किसने बताया हम लोगों को? तो हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने बताया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। देखो सिंपल सी बात है, उस कॉम्पस के बगल में हम एक चुंबक लेकर जाएंगे तो ये समझ में आता है कि भाई वो चुंबक तो चुंबक है ही, जो कंपास के अंदर जो निडल है वो भी हमारा क्या है, एक चुंबक है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फिर डिफ्लेक्ट करेंगे। बेसिकली चुंबक भारी होता है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो निडल है वो डिफ्लेक्ट यानी कि हिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब उस कंपास को हम लोग करंट के नजदीक लेकर गए, उस वायर के नजदीक जिस वायर से करंट पास कर रहा था, तो वो डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि यदि किसी वायर से करंट पास कर रहा होता है तो उस समय पे वो वायर किसके तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो किसके तरह काम करेगा, मैग्नेट के तरह, चुंबक के तरह। इसीलिए जब आप एक कॉम्पस को किसी वायर के बगल से गुजारोगे या फिर वायर के नजदीक लेकर जाओगे तो कॉम्पस का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि वो हिलने लगेगा। ठीक है, आगे, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें दो तीन बातें बस आपको ध्यान रखने हैं, वो ये, पहला समझो, पूरा कंक्लूजन बता देते हैं आपको। पहला ये कि एक कॉम्पस का जो निडल होता है वो एक खुद में मैग्नेट होता है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताता है।
समझ में आया इतना बात? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी आप एक कॉम्पस के बगल से या फिर कॉम्पस के बगल में जब भी आप चुंबक एक लेकर जाओगे तो कॉम्पस का जो निडल है वो हिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो निडल है वो खुद भी एक मैग्नेट है और जो आप पास लेकर जा रहे हो वो क्या हमारा एक मैग्नेट ही तो है, चुंबक ही तो है। इसीलिए कॉम्पस का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट यानी कि हिलने लगेगा। उसके बाद जब उस कॉम्पस को आप उसके नजदीक लेकर जाओगे जहां से जिस वायर से करंट पास कर रहा है, उस समय भी वो कॉम्पस का निडल डिफ्लेक्ट करने लगेगा, क्योंकि उस समय पे वो जो वायर है जिससे करंट पास कर रहा है वो किसके तरह बिहेव करता है? मैग्नेट के तरह। ठीक ना? तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया सब कुछ? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम लोग अपने अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस करा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस करा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और आज की क्लास में एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या कुछ खास लिखा हुआ है, क्या है इसमें। देखिए पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन है, वो क्या है देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, डेफिनेशन बहुत लंबा है, ध्यान रखिएगा, 4 लाइन में है, तो इसको हम लोग एक एक करके ब्रेक करके पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अ कॉइल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर wrapped on a cylindrical core behaves like a magnet when an electric current flows through it. When the current is switched off, the coil loses its magnetism immediately. We call such a device is an electromagnet. अब इसका मतलब क्या हुआ? आप इस पिक्चर को जरा देखो। ऐसा पिक्चर एनसीईआरटी में भी है, सेम टू सेम तो नहीं है लेकिन हाँ ऐसा पिक्चर आपको वहां पे भी है, एनसीईआरटी में भी है, आप देख सकते हो। आप या फिर आपके पास कोई भी बुक है तो वहां पे भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए है क्या, हमारे पास ये एक आयरन नेल आप देख रहे होगे, कील जिसको हम लोग कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में कोई चीज ठोकने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा एक कील है। यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी के नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। हमने क्या किया, एक वायर लिया है, इस वायर को हमने इस आयरन नेल से चारों तरफ लपेटा है, कई बार लपेटा ना, और एक तार का जो एक एंड है ऊपर हमने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से और एक हमने जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से। अब बताइए क्या इस वायर में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमने उसमें करंट से उसको मतलब बैटरी से उसको हमने कनेक्ट किया है, तो ये हमारा करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा बना इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सवाल है कि सर ये है क्या? ये बेसिकली एक तरीका है जिससे आप घर बैठे एक चुंबक बना सकते हो। अब ये जो कील से हमने वायर को लपेटा है और बैटरी से जो हम इसको करंट दे रहे हैं, ये अब नॉर्मली इसके पास करंट केवल नहीं जा रहा है बल्कि ये एक चुंबक के तरह बिहेव कर रहा है। ये जो कील आप देख रहे हो ये एक चुंबक बन चुका है। और नीचे देखो एक पेपर क्लिप होगा, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेपर वगैरह को पिन करने के लिए, पेपर को दाबने के लिए। ये आराम से इसको चिपका ले रहा है अपने में। इसका मतलब क्या हुआ? यह अब एक नॉर्मल कील नहीं है, अब ये क्या बन चुका है? एक हमारा चुंबक बन चुका, मैग्नेट बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन जरूर लंबा है लेकिन आप इसको पिक्चर से समझोगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में है क्या हमारा, एक यहाँ पे आयरन नेल है, बेसिकली कील है, इसके चारों तरफ हमने कई बार वायर लपेटा है और वो वायर हमने जोड़ दिया बैटरी से, करंट इसको मिल रहा है और ये अब हमारा एक नॉर्मल आयरन नेल नहीं है बल्कि ये हमारा एक मैग्नेट बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जब आप दोनों में से किसी एक वायर को भी हटा दोगे तो ये मैग्नेट क्या फिर भी रहेगा? नहीं, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा वायर को जोड़ देंगे बैटरी से तो फिर हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से चलता है ये। अगला, the electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे तो आपने छोटा सा कील लिया, छोटा सा वायर लिया, छोटा सा बैटरी लिया, तो ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्या उसका पावर बहुत होगा या कम होगा? बहुत कम होगा। लेकिन वही यदि हम बड़ा सा कील ले, बहुत बड़ा, बहुत हेवी प्रकार का वायर इस्तेमाल करें और बहुत बड़ा बैटरी इस्तेमाल करें तो ये बहुत बड़ा हमारा एक मैग्नेट बन जाता है और वो काफी भारी चीजों को भी उठा
लेता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पेपर क्लिप को उठा ले रहा है, क्यों? क्योंकि मैग्नेट थोड़ा सा कम पावरफुल है, तो ये कम पावरफुल, कम वजन वाले चीज को उठा ले रहा है। लेकिन वही यदि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत पावरफुल रहेगा तो वो भारी भरकम चीजों को भी वो आसानी से उठा लेता है। ठीक है, आगे, द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द जंक। अब सवाल है कि सर इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली, जैसे मान लीजिए कचरा है, जैसे आपने कभी देखा होगा आपके हमारे पटना शहर में भी या फिर कहीं पे भी आपने देखा होगा कि पूरे शहर का कचरा जो है ना एक जगह पे जाके फेंका जाता है, देखा है आपने? और वहां पर एक जेसीबी होता है, वो क्या करता है, अपने आगे एक चुंबक लगा लेता है और पूरे कचड़े के ऊपर उस चुंबक को घुमाता रहता है। उससे क्या होता है, कचड़े में जो चुंबक में सटने वाला चीज होता है, जो कि लोहा वगैरह हो गया, वो चुंबक में चिपक जाता है। वो बेसिकली होता क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। यानी कि यदि आपको अलग करना हो वो चीजें जो चुंबक में चिपक सकते हैं उन चीजों से जो चुंबक में नहीं चिपक सकते हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सिंपल सा समझ लो आप, जो काम एक चुंबक करता है वही काम हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी करता है, चीजों को अलग करने में या फिर चीजों को खींचने में, उठाने में, है ना, ये चीजें। ठीक है, वही बात यहां पे लिखा हुआ था। अगला, डॉक्टर्स यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। अब देखो, कई बार हमारे आंख में भी कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं जो कि निकलना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि हमारे आंख में भी कुछ ऐसा चीज चल जाता है जिसका निकालना लगभग मुश्किल होता है। हम लोग पानी वगैरह भी आंख में देते हैं फिर भी नहीं निकलता है। तो डॉक्टर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही कम पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमारे आंख में जो भी गंदगी जाता है ना उसको बाहर निकाल लेता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपका के। सुनना ये बात? तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। कई सारे खिलौने भी आपने देखे होंगे जिसमें क्या होता है, बैटरी होता है, वायर होता है, एक कील होता है, उससे हमारा वायर लपेटा रहता है। तो कई सारे खिलौनों में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट डाला जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम क्यों करें जब हमारे पास चुंबक है ही? तो सबसे अच्छा जवाब इसका यह है कि चुंबक से अच्छा काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा बात, चुंबक से यह सस्ता पड़ता है। जो मार्केट में चुंबक आपको 50 रुपए का मिलेगा वही इलेक्ट्रोमैग्नेट आप 20 से 25 रुपए में बना लोगे अपने घर में बैठे बैठे। तो सस्ता पड़ता है और चुंबक से कई बार ये अच्छा भी काम करता है। सुनना है बात? चलिए, अच्छा एक बात और बताते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सबसे बड़ा खासियत क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने पावर को घटा भी सकता है अपने हिसाब से और बढ़ा भी सकता है। बोलो कैसे? बताते हैं। जितना ज्यादा बार आप इसमें लपेटोगे वायर को, इसका पावर क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना कम बार लपेटेंगे उतना पावर इसका घट जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक खास बात यह भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का आप पावर अपने हिसाब से घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन क्या चुंबक में ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। मार्केट से चुंबक आप खरीद के लेकर आओ, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि करना है तो फिर आपको चुंबक को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और कोई भी चुंबक को क्यों तोड़ना चाहेगा, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यही चीजें हैं जिनके वजह से हर चीज में लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ये नाम से इलेक्ट्रोमैग्नेट जरूर है, लेकिन ये पूरी तरीके से काम किसके जैसा करता है, चुंबक के तरह। ठीक ना? बस आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल, अच्छा इलेक्ट्रिक बेल का ना इसमें क्या लिखा हुआ वो सब हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक बेल का आज जो इस्तेमाल सबसे ज्यादा आप देखते होंगे आपके स्कूल में। पहले के टाइम पे स्कूल में जब बेल लगाना होता था ना तो उसका अलग से एक लोहा का होता था प्लेट, एक हथौड़ा होता था, उसको जाके बजाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अधिकतर स्कूल में लग गया है इलेक्ट्रिक बेल। स्विच को ऑन करते हैं, बेल अपने आप बज जाता है। थोड़ा और देखना हो तो आपने और देखा होगा मंदिरों में भी अब आ गए हैं इलेक्ट्रिक बेल। सीधा एक बार ऑन करो और आरती जब करना होता है तो उस समय पे वो इलेक्ट्रिक बेल अपने आप डम 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 करके आवाज निकालता है। सुनना ये बात? तो ये इलेक्ट्रिक बेल है हमारा। तो आइए देखते हैं इसमें भी क्या खास बात लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें, दिस सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वॉन्ड ऑन एन आयरन पीस। अब यहां पे ही आप देख लो, आपके सामने पिक्चर है, ये हमारा है एक इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट। बेसिकली एक इलेक्ट्रिक बेल है जो कि लाइन से चलता है।
लाइन मतलब बिजली से चलता है, ये स्विच ऑन करोगे ये अपने आप बजाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें जरा देखो आप, यहाँ पे दो गो आपके सामने दो गो रॉड दिखेगा, उसके अंदर है बेसिकली रॉड, और उसके बाहर वायर को लपेटा गया है। ठीक है, तो ये जो वायर को लपेटा गया है ये किसके जैसा बिहेव करेगा बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे किस चीज का पिक्चर बना हुआ जरा बताइए? नीचे में सेल बोलेंगे या बैटरी बोलेंगे? बताइए। बैटरी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सेल नहीं है, दो सेल है। और हमने क्या बोला था आपको? जब दो सेल या दो से ज्यादा सेल जुड़ जाए तो हम लोग उसका क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, वही बात है हमने जो कहा कि यहाँ पे जो आपने इसमें कई सारे वायर को लपेटे हैं कई बार आपने इन दोनों में, ये किसके तरह बिहेव कर रहा है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद है हमारा एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो जरा, आपको यहाँ पे दिखेगा एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ऊपर में देखो आपको एक दिखेगा आयरन का स्ट्रिप, यानी कि प्लेट बोल सकते हो आप, आयरन का प्लेट, और उसके बगल में आपको एक दिखेगा सेट किया हुआ है हथौड़ा टाइप। समझा नहीं बात? तो यहाँ पे हो गया हमारा आयरन का प्लेट और यहाँ पे हो गया हमारा एक हथौड़ा जैसा चीज। जैसे ही स्विच को आप ऑन करोगे वैसे ही ये बजना स्टार्ट हो जाता है अपने आप। जैसे आगे बढ़ते हैं। देयर इज एन कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप बेसिकली ये जो हमारा कह सकते हो आपके, जो हमारा बेसिकली ये ड्रम जैसा आपको दिख रहा है, इसके पास एक स्क्रू होता है। स्क्रू का मतलब नट कह सकते हो, जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है। When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet। यानी कि एक स्क्रू होता है जो कि इसको होल्ड करके रखता है और उसी से करंट इसको मिलता भी है। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे उस स्क्रू से करंट किसके पास आएगा? इसके पास आएगा, और ये बिहेव करना स्टार्ट कर देगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरह। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक बेल में पूरा का पूरा जो फंक्शन दिखता है हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके ही हमारा ये बेल जो घंटी है वो बजता है। ठीक है, आगे। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound। और उसके बगल में जो आपको हथौड़ा दिख रहा है ये वाला, ये बहुत जोर जोर से आगे पीछे करना स्टार्ट करता है। और इसके आगे में क्या रखा है? ये हमारा आयरन का प्लेट, जैसे टकराएगा वैसे टन से आवाज करेगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit। यानी कि जैसे ही ये हमारा पीछे जाएगा सर्किट हमारा हो जाएगा ब्रेक, लेकिन फिर जब ये आगे आएगा तो सर्किट हो गया हमारा क्लोज, यानी कि करंट बहना स्टार्ट कर देगा। तो ये लगातार आगे पीछे करने से क्या होता है? करंट ये जब पीछे जाएगा हथौड़ा तो करंट नहीं आ रहा है, जब अचानक आगे आ जाएगा तो करंट आ गया। तो करंट का ना आना ये हमारा लगातार मूव करता रहता है, जिसके वजह से घंटी हमारा बजता ही रहता है। ठीक ना, परमानेंटली इसको रोकना हो तो जाके स्विच को ऑफ कर दो, परमानेंट रुक जाएगा ये हमारा। ठीक ना, तो ये हमारा इस तरीके से काम करता है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग, यानी कि जब आप स्विच को एक बार ऑफ कर दोगे तो करंट हमारा बहना बंद हो जाएगा और ये बेल भी हमारा बंद हो जाएगा। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, दिस कंप्लीट्स द सर्किट। यानी कि जब आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो ये घंटी बजना बंद हो जाएगा और ये आयरन प्लेट अपने पोजीशन पे रहेगा, सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब हो गया कि कंप्लीटली वो हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन। और जब आप दोबारा स्विच को ऑन कर दोगे तो दोबारा ये बजना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरह काम करता है। इसमें समझाया गया है आपको ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बेल में कर सकते हैं। सुना है बात? चलिए, इसको आप थोड़ा सा एक बार अपने से भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट और यहीं पे हो गया हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। कोई डाउट है इसमें? समझ में आया सब कुछ? चलिए, तो ऑल नॉर्मल बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक बेल आप लोग एक बार खुद से भी पढ़िएगा अच्छे से टाइम लेकर, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि इससे भी अच्छा पिक्चर यदि आपके पास कोई है
किसी दूसरे बुक में, तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी का पिक्चर है ये, उतना कंप्लीट पिक्चर भी ये नहीं है। तो आपके पास यदि कोई दूसरा भी पिक्चर है तो आप उसको देख सकते हो और वहां से आप उसको समझ सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।